नमस्कार, मैं त्रिलोकनाथ पांडे। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आज आपके समक्ष क्यों हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, जिसने सिर्फ अपने वर्तमान को ही आंदोलित नहीं किया था, बल्कि उसने अपने भविष्य को भी आंदोलित किया था। यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि उसने हमारे वर्तमान को भी आंदोलित किया है और आने वाले समय को भी आंदोलित करेगा, क्योंकि वह कोई और नहीं, प्रेमचंद है। प्रेमचंद एक ऐसे भविष्य दृष्टा हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में इस प्रकार के बिंब घेरे हैं और पात्रों का सृजन किया है जो हमारे और आपके बीच के हैं। जी हाँ, इसलिए विषय भी मैंने चुना है प्रेमचंद भविष्य दृष्टा। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर क्यों प्रेमचंद को हमने, मैंने, आपने, हम सब ने भविष्य दृष्टा साबित किया है। हम जितनी बार भी प्रेमचंद की वर्ग संघर्ष से लैस रचनाओं को पढ़ते हैं तो उसमें चित्रित समस्याएं, पात्र, परिस्थितियां एवं पात्रों की मनस्थिति में आज के युग का भी झलक मिल जाता है। ऐसा जान पड़ता है जैसे किसी ने बहुत वर्षों पहले ही मौजूदा स्थिति का भविष्यवाणी कर दिया हो। ऐसा भान होता है जैसे किरदार बदल गए हैं, लेकिन पटकथा वही है। जख्म नए हैं पर दर्द वही पुराना है। शायद यही गुण किसी रचना को कालजयी कर जाती है। खैर, कौन सी रचनाएं रचनाकार की सोच और विचार कालजयी हैं, इस पर टिप्पणी करने की बूता मैं नहीं रखता। इसके लिए सधे और मंजे हुए साहित्य खिलाड़ी बाजार में अनेक हैं। वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो बुद्धू बाजे। जी हाँ, प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़ने से ऐसा लगता है कि कोई भविष्यवाणी कर रहा है। प्रेमचंद की दृष्टि पैनी है। प्रेमचंद एक ऐसे भविष्य दृष्टा की भांति दिखते हैं मुझे, जो पूरे समाज को एक नई दिशा, यहां तक कि एक नई दशा की ओर भी धकेलना चाहते हैं। इस भारत भूमि पर आजादी के बाद की दुनिया क्या होगी, कैसे कैसे पात्र होंगे, कौन बचेगा, कौन काल कलवित होगा, हमें किससे सावधान रहना चाहिए, हमें किन किन विचारों, विचारधाराओं या फिर लोगों के साथ मिलकर रहना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्रेमचंद की रचनाओं में हमें मिल जाता है। इतनी बारीकियां प्रेमचंद की रचनाओं में हैं कि क्या कहने। जितनी बार पढ़ी जाती है उतनी बार एक नई परत खुलकर अन्वेषण की मांग करती है। यह उसी वक्त संभव होता है जब साहित्यकार अपने समय के प्रति सचेत और सूक्ष्मदर्शी होता है, अपनी जमीन से जुड़ा होता है। रामविलास शर्मा अपनी पुस्तक प्रेमचंद की भूमिका में बड़ी बेबाकी से स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं, समाज के विभिन्न स्तरों का व्यापक ज्ञान संसार के बहुत कम साहित्यिकों में मिलेगा। विश्वास मानिए, ये सत्य है। प्रेमचंद बड़े अनुभवी लेखक थे। उनके अनुभव ही उन्हें भविष्य दृष्टा बताते हैं या बनाते हैं। प्रेमचंद अपने युग के साथ थे। अपने युग की उथल पुथल को उन्होंने अपनी रचनाओं में चित्रित किया है। प्रेमचंद आंखिन देखी बयान करते थे। उन्होंने जो अनुभव किया उसे शब्दबद्ध कर दिया। उन्होंने परिस्थितियों को घटा बढ़ाकर कहीं नहीं चित्रित किया।
प्रेमचंद जनता के लेखक थे। जो साहित्यकार समाज, देश, काल और परिस्थिति पर अपनी पैनी दृष्टि रखता है, वह स्वयं भविष्य दृष्टा हो जाता है। प्रेमचंद का जीवन, विचार तथा रचना प्रक्रिया में एक क्रमिक विकास देखने को मिलता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे इस विकास क्रम में अधिकाधिक जनता एवं यथार्थ से चिपके हुए थे। एक क्षण को भी वे कटते या अलग थलग होते नहीं दिखते, बल्कि एक सिपाही की भांति आखिरी दम तक अपने साहित्य और निजी जीवन में जनता की वकालत करते हुए दिखते हैं। प्रेमचंद की कृतियों का हमारे लिए यह संदेश है कि हम जनता में जाकर रहें और काम करें। अपनी रचनाओं में सिर्फ जनता जनता न चिल्लाएं, या यूं कहें कम चिल्लाएं, ये रामविलास शर्मा ने कहा। प्रेमचंद ने जो उद्घोषणाएं की और भविष्य की ओर इंगित किया, उनका आधार द्वंद्वात्मक विकास तथा अंतर्विरोध ही रहे। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक द्वंद्वात्मक विकास तथा अंतर्विरोधों पर पैनी दृष्टि रखने वाला या वालों को भविष्य ज्ञात हो ही जाता है। हाँ, ये दूसरी बात है, कुछ पोंगा पंडितों को मेरी बात हजम नहीं होगी, परंतु यह सत्य है और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता मुझे नहीं लगता देने की आवश्यकता है। वो तो घटित होता है। जिस प्रकार से मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था चरमरा रही है, उससे यह कहना गलत ना होगा कि समाजवादी व्यवस्था को आने में और अधिक समय नहीं लगेगा, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था स्वयं अपनी कब्र खोदती है। पूरे विश्व में वर्ग संघर्ष तीव्र से तीव्रतर हो गए हैं। आप कोई भी न्यूज चैनल खोलिए, इसके स्वरूप जो हैं आपके समक्ष हैं, उदाहरण समक्ष हैं। जितना अधिक शोषण बढ़ेगा, उससे कहीं ज्यादा मात्रा में लोगों में असंतोष, घृणा, निंदा और क्रोध बढ़ेगा। ये तो मानते हैं ना? ये सारे तत्व, आपको बता दें, ये सारे तत्व वर्ग संघर्ष को तीव्रता प्रदान करते हैं। और परिणाम क्या होता है? क्रांति। जी हां, क्रांति। प्रेमचंद ने अपने अंतिम दिनों या फिर रचना काल के अंतिम दिनों के समय जब वो आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने मार्क्स के सिद्धांतों को भी अध्ययन किया, गोर्की को भी पढ़ा और समाजवादी समाज व्यवस्था से भी प्रभावित हुए थे। उन्होंने गांधी से भी अपने आप को अलग किया। ये सच्चाई है, छुपाने वाली बात तो है नहीं। प्रेमचंद वर्ग संघर्ष की महत्ता एवं कारणों को स्वीकारते थे। वे मानते थे कि वर्ग संघर्ष को उत्तेजित करके हमारा समाज जब क्रांति करने में सिद्ध होगा, तभी शोषण की प्रक्रिया का नाश हो सकेगा। और ये बात उन्होंने जीवन में घृणा का स्थान शीर्षक लेख दिसंबर 1930 के हंस में लिख दिया था उसी समय, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह वर्ग संघर्ष से परिचित थे। वे उन साहित्यकारों में से थे जिनको जहां भी अन्याय दिखा, उसके खिलाफ आवाज उठाई। वे साहित्य का उद्देश्य में यहां तक लिख देते हैं, जिस अन्याय को देखकर क्रोध नहीं आता, वह यही नहीं कि कलाकार नहीं है, बल्कि वह मनुष्य भी नहीं है। प्रेमचंद एक सच्चे कलाकार के साथ साथ एक सच्चे इंसान भी थे। प्रेमचंद की मान्यताएं केवल मानसिक नहीं, बल्कि जीवन में आई हुई तथा अभ्यास साध्य है। सच्चा जो कलाकार होता है, वो त्रिकालदर्शी होता है। डॉक्टर गणेशन लिखते हैं, जो कलाकार युगीन संवेदनाओं का तिरस्कार करता है, उसकी रचनाएं उसके काल में ही मर जाती हैं, और जो शाश्वत सार्वकालिक संवेदनाओं की उपेक्षा करता है, उसकी रचनाएं
उसके युग के बाद अधिक काल तक जीवित नहीं रहती। प्रेमचंद की रचनाओं में तत्कालीन युग बोध के साथ सार्वयुगीन संवेदनाओं का भी समावेश होने से वे अपने काल में भी प्रशस्त हुई, भविष्य में भी कालजयी होकर जीवित रहेंगी। ये विचार डॉक्टर गणेश जी का है। प्रेमचंद की रचनाएं मानव के संघर्षशील, जीवंत एवं ज्वलंत यथार्थ का ही चितेरा है। उसमें अतीत एवं भविष्य सांकेतिक रूप में ही प्रस्तुत होते हैं। वर्तमान के कोख में ही भविष्य के बीज दिख जाते हैं। आज के नव उदारीकरण के युग में हर तरफ त्राही त्राही मची है। जो समस्याएं प्रेमचंद की समकालीन थीं, वे और विकराल रूप धारण कर ली हैं। सिर्फ उनका रूप रंग बदला है। भाई, उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति वही है। युगानुसार साम्राज्यवाद छलने के लिए मनमोहक और भ्रामक रूप धारण करता है। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आज मल्टीनेशनल कंपनी है। चाहे वह प्रेमचंद कालीन जनता हो या फिर नव उदारीकरण युग की जनता, या फिर हम उनके जाल में फंसी जाते हैं। जनता फंस जाती है। यही वह समय होता है जहां एक कलाकार, साहित्यकार की भूमिका अहम हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी समय उसे हाथ में मशाल लेकर राह दिखानी होगी। प्रेमचंद कहते हैं ना, साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है। वो आगे कहते हैं, उसका दर्जा इतना ना गिराइए। वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं है, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। ऐसे थे हमारे प्रेमचंद। आज के साहित्यकारों को प्रेमचंद से सीखना चाहिए। प्रेमचंद रक्त क्रांति तथा युद्ध से दूर नहीं भागते, वरन वह समाज कल्याण के लिए इनकी एकांत आवश्यकता की घोषणा करते हैं। उन्हें ज्ञात है कि रक्त क्रांति और युद्धों से ही न केवल मानवता की रक्षा होती है, वरन कला, संस्कृति एवं साहित्य की महान उपलब्धियों का भी वही कार्य है। इनका उद्धार करना, कल्याण करना, कला हो, संस्कृति हो, साहित्य हो, उनका उद्देश्य क्या है? उद्धार करना, समाज कल्याण करना। वे साहित्य का उद्देश्य में लिखते हैं, आत्म त्याग और बलिदान के, धैर्य और साहस के, उदारता और विशालता के जौहर उसी वक्त खुलते हैं जब कोई विप्लव या संग्राम होता है, जहां यह चारों तरफ हाहाकार मचा देता है, वहीं हम में देव दुर्लभ गुणों का संस्कार भी कर देता है। और साहित्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? साहित्य जो है हमारे अंतरतम मनोवृत्तियों का इतिहास ही तो है। इसलिए यह कहना अनुचित नहीं है कि साहित्य का विकास संग्राम में ही होता है। संसार के साहित्य के उज्जवल से उज्जवल रत्नों को ले लीजिए। उनकी सृष्टि या तो किसी संग्राम काल में हुई है या किसी संग्राम से संबंध रखती हैं। प्रेमचंद की रचनाओं से हमें सीख लेकर नव उदारीकरण के हमलों के बारे में जनता को जागरूक करना होगा, साहित्य के माध्यम से प्रचार करना होगा। ये उत्तर सत्य युग की जो ये यहाँ पे कपोल कल्पित चीजें आ रही हैं, सच को झूठ और झूठ को सच करने की जो प्रवृत्ति चारों तरफ फैलाई जा रही है, फेक न्यूज, ये इसका जो भांडाफोड़ कौन करेगा? प्रेमचंद जैसे रचनाकार ही कर पाएंगे। प्रेमचंद भी साहित्य को प्रचार का माध्यम स्वीकारते हैं।
वे लिखते हैं, आज का विचार उत्पादक, बलदायक, स्वास्थ्यवर्धक साहित्य प्रोपेगेंडा के सिवा न कुछ है, न हो सकता है, न होना चाहिए। और इस तरह के प्रोपेगेंडा के लिए साहित्य से प्रभावशाली कोई साधन ब्रह्मा ने नहीं रचा है। मौजूदा स्थिति में यही एकमात्र धारदार अस्त्र और शस्त्र है जो हमें बचा सकता है। साम्राज्यवादी, पूंजीवादी और नव उदारवादी इकाइयां इसी शस्त्र का प्रयोग अपनी खुखार प्रवृत्तियों की रक्षा एवं भरण पोषण के लिए कर रही हैं, जिसके कारण जनता के साथ साथ कुछ एक तथाकथित साहित्य कर्मी एवं संस्कृत कर्मी भ्रम की स्थिति में उन्हीं का साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि यह स्थिति आज उत्पन्न हुई है, प्रेमचंद के समय में भी ऐसी स्थितियां थीं, परंतु प्रेमचंद जैसे विचारकों की वजह से साम्राज्यवादियों का भांडाफोड़ हो गया। शायद यही कारण है कि प्रेमचंद आज भी जनता के पाथे बने हुए हैं। जनता जानती है यदि कोई उन्हें उबार सकता है, नव उदारवादी हमलों से कोई बचा सकता है, तो वे हैं प्रेमचंद तथा उनके विचार एवं सिद्धांत। शायद इसीलिए प्रेमचंद आज भी पढ़े जाते हैं, इसीलिए उनकी रचनाएं कालजयी हैं। आज प्रेमचंद जैसे पुरुषार्थी और कर्मण्य साहित्यकार दिखते कहां हैं? जो दिखते हैं वे असंगठित हैं। असंगठित होने के कारण उनका अभिमन्यु वध हो जाता है। नव उदारवादी प्रचार की सुनामी उन्हें बहा ले जाती है। झूठ और सच को झूठ साबित करने वाली जो आंधी आती है, उन्हें दरकिनार कर देती है। जनता तक उन्हें पहुंचने ही नहीं दिया जाता। आज का पूंजीवाद बड़ा सबल और आक्रामक है। उसका रूप बदल चुका है, परंतु उसके नख दांत वही हैं। देखिए, उत्पादन के औजार औजार उसके हाथ में हैं। शासन, प्रशासन, मीडिया, नेता, साहूकार, राजनयिक, बैंक, पुलिस, वकील, गुंडे, माफिया, आतंकवादी से लेकर सब जिधर नजर दौड़ाइए वहीं उनका आधिपत्य है, साम्राज्य है। जनता उनके लिए मुनाफा कमाने का माध्यम मात्र रह गई है। सिर्फ माध्यम है मुनाफा कमाने का। आपस में बंदर बांट मचा हुआ है। सब मिल बांट कर खा लेते हैं। उपरोक्त परिस्थितियों एवं इकाइयों के विषय में प्रेमचंद बहुत अरसे पहले अपनी रचनाओं में भविष्यवाणी करती थी। गोदान में आपको याद होगा, राय साहब अमरपाल सिंह एक दावत देते हैं। इस दावत में शहर के गणमान्य नागरिक शामिल होते हैं। इनमें मिल मालिक खन्ना, पत्रकार पंडित ओमकारनाथ, दलाल श्याम बिहारी तनखा, विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर मिस्टर बी मेहता, डॉक्टर मालती, गृहिणी मिसेज खन्ना, काउंसिल के मेंबर मिर्जा खुर्शीद के साथ मेजबान कौन? राय साहब स्वयं। इन 8 लोगों की दावत होती है। यह मान्यता या सामान्य दावत सिर्फ खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं है। यह आगे आने वाले समाज के समाजीकरण का हिस्सा है, जिसे प्रेमचंद अपनी रचनाओं में दर्शाते हैं, सावधान करते हैं, बताते हैं कि ऐसा ही होने वाला है। क्या आज ऐसा नहीं होता है? इस दावत में क्या होता है? इस दावत में सभी धर्म संप्रदाय के लोग थे। परस्पर विचारों में भिन्नता थी। सबके काम अलग अलग थे, परंतु वे आपस में मित्र थे। इस दावत में देश दशा पर बहस होती है। फिर वे लोग परस्पर फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं की चर्चा करते हैं। यह कार्य यूं ही हंसते बोलते हो जाता है। प्रेमचंद ने
स्पष्ट भविष्यवाणी कर दी थी कि आगे आने वाले जमाने में इन दावतों का आर्थिक और राजनीतिक महत्व बढ़ने वाला है। समाज का यह भद्र वर्ग इस पद्धति से आगे बढ़ेगा। शेयरों का आवंटन, इंश्योरेंस, ठेका आदि गतिविधियां इसी तरह एक दूसरे से मिलने जुलने से आगे बढ़ती रहेंगी और हंसते खेलते हो जाया करेंगे। क्या ये चीजें आपको नहीं दिखती? बिल्कुल है, आंखों के सामने है। आज के भारत के सट्टा बाजार, शेयर बाजार तथा बीमा कंपनियों के उभरते बाजार के प्रारंभिक सूत्र की तरफ प्रेमचंद ने गोदान में ध्यान दिलाया है। आपको याद होगा, गोदान में खन्ना मिल मालिक है। वह राय साहब को कहता है, रुपए जितने चाहे मुझसे ले लीजिए, बैंक आपका है। हाँ, अभी आपने अपनी जिंदगी इंश्योर्ड ना कराई होगी। मेरी कंपनी में एक अच्छी सी पॉलिसी लीजिए। 100-200 रुपए तो आप बड़ी आसानी से हर महीने दे सकते हैं और इकट्ठी रकम मिल जाएगी 40-50 हजार। लड़कों के लिए इससे अच्छा प्रबंध आप नहीं कर सकते। हमारी नियमावली देखिए। क्या वे चीजें आज विस्तृत रूप में हमारे सामने नहीं है? क्या हेल्थ इंश्योरेंस हमारे सामने नहीं है? बिल्कुल है। तो प्रेमचंद भविष्य दृष्टा है। प्रेमचंद सिर्फ किसानों की बदहाली की ही चर्चा नहीं करते थे, जो आज भी बदहाली के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं, बल्कि वे आने वाली आर्थिक गतिविधियों के संकेत भी छोड़ जाते हैं। इसे रेखांकित करने की आवश्यकता है कि गोदान में खन्ना हमेशा शक्तिशाली पात्र के रूप में उपन्यास के अंत में भी बने रहते हैं। होरी की मृत्यु और राय साहब के पतन के बावजूद खन्ना का अस्तित्व यथावत बना रहता है। इसी तरह प्रेमचंद ने दलालों के बढ़ते प्रभाव की ओर संकेत किया है। मालती के पिता दलाल थे, आपको याद होगा। यही दलाल जब छोटे छोटे सौदे करते हैं तो टाउट कहे जाते हैं। ये शब्द प्रेमचंद के हैं और हम उनसे घृणा करते हैं। बड़े बड़े काम करके वही टाउट राजाओं के साथ शिकार खेलता है और गवर्नर की मेज पर चाय पीता है। जो गवर्नर है वहां चाय पीता है। दूसरे महाशय जो कोट पैंट में हैं, वह है तो वकील, पर वकालत न चलने के कारण एक बीमा कंपनी में दलाली करते हैं और तालुकेदारों को, महाजनों और बैंकों से कर्ज दिलाने में वकालत से कहीं ज्यादा कमाई करते हैं। क्या स्थिति आज नहीं दिखती है? इनका नाम है श्याम बिहारी तनखा। आज ऐसे लोगों से हमारा समाज पटा पड़ा है। रंगभूमि में एक दृश्य आपको याद होगा, जहां पर प्रेमचंद कहते हैं, ये लोग प्रजा को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इनमें न दया है न धर्म है। घूस ना दीजिए, वही अपना दुश्मन है। चोरी कीजिए, डाके डालिए, घरों में आग लगाइए, कोई आपसे ना बोलेगा। बस कर्मचारियों की मुट्ठी गर्म करते रहिए। दिन दहाड़े खूब खून कीजिए, पर पुलिस का पूरा पूरा ध्यान रखिए। आप बेदाग छूट जाएंगे। आपके बदले कोई बेकसूर फांसी पर लटका दिया जाएगा। यह समझ लीजिए कि हिंसक जंतुओं का एक गोल है। सबके सब मिलकर शिकार करते हैं और मिलजुल कर खाते हैं। राजा है वह काठ का उल्लू, या विलायत की सैर करते या अंग्रेजों के साथ शिकार खेलेगा। सारे दिन उन्हीं की जूतियां सीधी करेगा, इसके सिवा इसे कोई काम नहीं है। क्या ये दृश्य आपके सामने नहीं है? प्रजा जिए या मरे उसकी बला से। आज भी जनता मर रही है, पिस रही है, पर उनको सुनने वाला कौन है? उनकी बात लिखने वाला कौन है? हर 5 साल में भेड़िया
भेड़ बनकर आता है और सत्ता में आने पर अगले 5 सालों तक स्वांत सुखाय एवं निज हिताय में लगा रहता है। आगे क्या ये दृश्य कायाकल्प उपन्यास में विशाल सिंह गद्दी पर बैठता है तब नहीं दिखते? बिल्कुल दिखता है। विशाल सिंह गद्दी पर बैठने के पहले आदर्शवादी रहता है, पर बैठते ही पलट जाता है, जैसे आज के नेता पलट जाते हैं। इसके पश्चात राज तिलक के नाम पर जबरदस्ती सब गरीबों से चंदा लिया जाता है। इसका वर्णन कायाकल्प में कुछ इस प्रकार हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चारों तरफ लूट खसोट हो रही थी, गालियां और ठोक पीट तो साधारण बात थी। किसी के बैल खोल लिए जाते थे, किसी की गाय छीन ली जाती थी, कितनों ही के खेत कटवा लिए जाते थे। ये प्रेमचंद की कायाकल्प का हिस्सा है। आज भी चुनाव के नाम पर चंदा वसूला जाता है, कर पे कर लादे जाते हैं, लोग देने के लिए बाध्य हैं, जैसे उस वक्त है। लेखक बहुत अच्छी बात यहां पे कह जाते हैं, मैं उन्हीं के शब्दों में कहना चाहूंगा। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। गोदान का झिंगुरी सिंह आपको याद होगा। जी हाँ, गोदान का झिंगुरी सिंह का प्रस्तुत वक्तव्य भविष्यवाणी सी लगेगी आपको। क्या कहता है? कानून और न्याय उसके हैं जिसके पास पैसा है। आज भी गरीबों के साथ कानून खड़ा नहीं होता है। गोदान के झिंगुरी सिंह के शब्दों में अगर कहें या फिर उसी को दोहराएं तो क्या कहता है झिंगुरी सिंह? सारा कारोबार इसी तरह चलता जाएगा जैसे चल रहा है। कचहरी अदालत उसी के साथ है जिसके पास पैसा है। यह न्याय व्यवस्था आज भी वैसी ही है और न्यायिक व्यवस्था के पात्र वही हैं। वही न्यायाधीश, बाबू, वकील, पुलिस एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो प्रेमचंद को भविष्य दृष्टा के सिंहासन पर स्थापित करते हैं। वे इसके हकदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। उन्होंने जितना जोखिम उठाया, आज का साहित्यकार उतना जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। क्यों? ये कहने की बात भी नहीं है। लेखक ने अपने क्रांतिकारी विचारों को बलराज व प्रेम शंकर के द्वारा व्यक्त किया है। आपको याद होगा बलराज को। बलराज कहता है क्या? मेरे पास जो पत्र आता है उसमें लिखा है कि रूस देश में काश्तकारों का ही राज है, वह जो चाहते हैं करते हैं। यहां स्पष्ट होता है प्रेमचंद यहां पर मार्क्स से प्रभावित थे, रूस क्रांति से प्रभावित थे, तो वो चाहते थे कि अपना देश भी समाजवादी पथ पर निकल पड़े। आगे प्रेमचंद को संगठन की आवश्यकता का अनुभव उन्हें गोदान युग में हो गया था। आपको याद होगा गोबर। जी हाँ, यह एक ऐसा पात्र है जो भले आदमियों के साथ रहकर राजनीति समझने लगता है। सभाओं में जाकर भाषण सुनता है और समझता है कि अपना भाग्य स्वयं बनाना होगा। दुख ने सारे मजदूरों को एक सूत्र में बांध दिया है। इस बंधन को उन्हें संगठन का आधार बनाना होगा, तभी क्रांति हो सकेगी। देखिए, प्रेमचंद मंगलसूत्र तक आते आते सशस्त्र संघर्ष द्वारा समाज व्यवस्था को बदलने पलटने की हिमायती बन जाते हैं। वो लिखते भी हैं, मनुष्यों में मनुष्य बनना पड़ेगा, दरिंदों के बीच में उनसे लड़ने के लिए हथियार बांधना पड़ेगा। उनके पंजों को या उनके पंजों का शिकार बनना देवतापन नहीं है भाई। ये देवतापन नहीं है, ये जड़ता है। आज के साहित्यकारों को प्रेमचंद बनना होगा। प्रेमचंद कहा करते थे,
हम तो समाज का झंडा लेकर चलने वाले सिपाही हैं। प्रेमचंद मानते हैं हम जिस आर्थिक अवस्था में जिंदगी बिता रहे हैं उसमें यह काम कठिन अवश्य है, पर हमारा आदर्श ऊंचा रहना चाहिए। हम पहाड़ की चोटी तक ना पहुंच सकेंगे तो कमर तक तो पहुंच ही जाएंगे, जो जमीन पर पड़े रहने से कहीं अच्छा है। अगर हमारा अंतर प्रेम की ज्योति से प्रकाशित हो और सेवा का आदर्श हमारे सामने हो तो ऐसी कोई कठिनाई नहीं जिस पर हम विजय न प्राप्त कर सकें। आज के इस पूंजीवादी नव उदारीकरण के दौर में, उत्तर सतयुग के दौर में, जहां सच को झूठ और झूठ को सच आसानी से साबित कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में साहित्यकारों को अपने दायित्व को समझना होगा, समाज के झंडे को लेकर चलना होगा, सत्य के मशाल से समाज में फैले अंधकार को दूर भगाना होगा, जनता के बीच में रहकर उन्हें जागृत कर संगठित करना होगा, जिससे वर्ग संघर्ष तीव्र से तीव्र हो सके और क्रांति की लहर सुनामी बनकर पूंजीवादी नव उदारीकरण के साम्राज्य को भूमिगत कर सके, नष्ट भ्रष्ट कर सके। तभी जाकर सही मायने में शोषण मुक्त समाज का सूरज मानव के आकाश में चमकेगा या फिर मानवता के आकाश में चमकेगा। यदि शोषण मुक्त समाज चाहिए तो इकट्ठा होना पड़ेगा, इकट्ठे होकर सबको लेकर चलना पड़ेगा, झूठ के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और देश को नई ओर ले जाना होगा। यही प्रेमचंद का सपना था। मानव मानव का सपना भी है और इस सपने को साकार करने के लिए हर किसी को अपना योगदान देना चाहिए, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे किसी भी ओहदे पर काम करता हुआ व्यक्ति हो। जब तक आप संगठित नहीं होंगे तब तक आपकी जीत नहीं होगी। प्रेमचंद की जयंती के उपलक्ष्य में बस एक ही और बात कहना चाहूंगा, आइए एकजुट हो जाएं। बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि साहित्य में जनता की आवाज सुनाई देनी चाहिए, साहित्य में मानव पीड़ा सुननी चाहिए, होनी चाहिए, उसके समाधान ढूंढने चाहिए। तो जितने मेरे मित्र साहित्यकार हैं सभी से ये हिंदी शिक्षण मंच के मार्फत से यही कहना चाहूंगा, कलम उठाइए, प्रेमचंद बनिए, कलम उठाइए, प्रेमचंद बनिए। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात आपसे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी का आभार कि आप इस शिक्षण हिंदी शिक्षण मंच, हिंदी है जिंदगी पहचान और समज्ञा, हमारा मीडिया पार्टनर जो है, जो आपकी बात सच के साथ कहता है, उससे आप लगातार जुड़े रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।